अमेरिका और ईरान के माबैन जंग में सीज फायर तो बरकरार है, लेकिन लफ्जी गोलाबारी 24/7 जारी है। एक तरफ सदर ट्रंप रोजाना ईरान को मुसलसल अल्टीमेटम देते नजर आते हैं, तो दूसरी जानिब ईरानी लीडर भी स्कोर सेटल करने में जरा भी देर नहीं लगा रहे। इस्लामाबाद में पहली निशिस्त के बाद तवक्को की जा रही थी कि अगला राउंड भी जल्द शुरू होगा, मगर सदर ट्रंप के ब्लस्टर्स को जवाब बनाकर ईरान ने मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ डबल ब्लॉकेड की जद में है, जबकि अमेरिका और ईरान टैंकर्स पर कब्जे की जंग उरूज पर है। इस वक्त आलमी मईशत इस स्टैंड ऑफ की वजह से मुकम्मल तौर पर यरगमाल है, जबकि ऑफ रैम्प की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, बल्कि दोनों अतराफ एस्केलेशन लैडर से उतरने की बजाय मजीद चढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा, कौन पहले आंख झपकेगा, इन इशू से जुड़े सवालात और दीगर मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों पर तफसील से रोशनी डालेंगे नजम सेठी। अस्सलामुअलैकुम। आज है 24 अप्रैल 2026, 24 अप्रैल 2026। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते जहां हमने शो को छोड़ा, उस वक्त जो मुबहम रिपोर्ट्स आ रही थी, अनक्लियर थी, अनवेरीफाइड थी, उनके मुताबिक जेडी वैंस अमेरिका से परवाज़ भर चुके थे, परवाज़ में थे। उन स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कह दिया था कि वो तो पाकिस्तान की तरफ चल पड़े हैं, लेकिन उसके बाद मामला कहीं हवा में ही रह गया, वो वहीं रह गए और बात भी वहीं की वहीं रह गई। हालांकि पाकिस्तान में बल्कि हर तरफ ही बहुत उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा इस बात का यकीन था लोगों को कि बात बन जाएगी, कोई मुआहदा हो जाएगा और जंग रुक जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसके बरक्स सेठी साहब, आपका एनालिसिस ये कह रहा था कि कॉशन की ज़रूरत है, मोहतात होने की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा हालात के चेहरे से उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं है। किन लफ्ज़ों में आपने ये बात कही थी, पहले वो सुनवाएंगे। बात हो गई। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं समझ आती कि इतनी जल्दी एक सिटिंग के अंदर ऐसी सेटलमेंट्स हो जाएं। ये बड़े पेचीदा किस्म के मसले हैं। ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब ये अमन की बातें होती हैं तो ये तो हफ्ते क्या महीने लग जाते हैं बिफोर ए सेटलमेंट इज अराइव्ड एट। तो ये कैसे हो सकता है कि एक मीटिंग के अंदर कि इतना कुछ तय कर लिया हो। जहाज जो है बाकी मुल्कों के, वो किराया दिए बगैर वो जाए वहां से, मगर ईरान के जो जहाज है जिससे ईरान का तेल चाइना जा रहा है या कहीं और भी जा रहा है, उसको हम नहीं जाने देंगे। तो ये तो फिर बात मेरा ख्याल है यहीं रुक जाएगी, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी यहाँ से। ये सबसे पहला जो है ना, जिसे कहते हैं ना बॉटल नेक, ये आप समझे स्पीड ब्रेकर। इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, ये एक दो मीटिंग्स के अंदर ये नहीं तय होने वाला। और अगर कुछ चीज ब्रेक थ्रू होती भी है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए, वो फिर टूट जाएगी। इसके ऊपर तवील किस्म की जदोजहद और निगोशिएशंस करनी पड़ेगी और काफी वक्त लगेगा इसको। इस्लामाबाद ने ऑलरेडी तैयारी की भी है वॉर फुटिंग के ऊपर कि किसी वक्त भी डेलीगेशंस आ सकती हैं, तो दैट्स वेरी गुड। इसको अगर इसका ये मतलब नहीं है कि कल आ रहे हैं, ये 2 3 4 दिन और भी आगे चल सकती है और नेगोशिएशंस टूट भी सकती है। और अगर ये अगले 2 दिन में 3 दिन में नहीं आते तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को एक्सटेंड करना पड़ेगा सीज फायर। एक तो ये कि वो आए नहीं फौरी तौर पर, और फिर सीज फायर भी एक्सटेंड हो गया बिल्कुल वैसे जैसे कि आपने कहा। और अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब्बास अराक्ची जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हैं, सुबह में उन्होंने फ़ोन किया इसहाक डार साहब को, और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि उनकी फील्ड मार्शल से भी फ़ोन पे बात हुई। कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है, बट ईरानी मीडिया ये क्लेम कर रहा है। उसके बाद सेठी साहब, अब फौरी ख़बर यह है कि इरना के मुताबिक अब्बास अराक्ची सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ रहे, बल्कि उसके बाद वो मस्कत भी जाएंगे और मॉस्को भी जाएंगे। ये बड़ा मुबहम सा मामला है और ऐसे लग रहा है कि ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी में कोई चेंज किया है। तो हम इसे मुज़ाकरात का दूसरा दौर तो नहीं कहेंगे। नहीं, ये दूसरे दौर की इब्तदाई है। मेरा ख्याल है वो आ रहे हैं कुछ इश्यूज पाकिस्तान के साथ डिस्कस करने के लिए, जो कि वो समझते हैं कि शायद वो टेलीफोन के ऊपर नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, और क्या वो चाहते हैं और अमेरिका के साथ कैसे आगे बढ़ना है। तो मेरा ख्याल है इसीलिए वो आ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका वाले भी आ जाएंगे, हो सकता है, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप हर रोज़ यही कहते हैं कि मैं तो तैयार हूँ, कल हो जाएगा, कल हो जाएगी डील बिल्कुल तैयार है, डील बिल्कुल तैयार है। मगर अभी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने जो बात कही है, इसकी सिर्फ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, और वो बहुत अहम है। उससे शायद कोई बात तुम्हें समझ आए कि बात क्या कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है जी। अभी। देखिए, हमें इस बात का एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है कि कोई ना कोई डील हो जाए और जंगबंदी खत्म हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए।
बहुत प्रेशर है, बिकॉज उसने ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी बयान देता है कि आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, इसीलिए कि स्टॉक मार्केट को स्टेबल करने के लिए, डॉलर की डिप्रिसिएशन को रोकने के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कब तक ये कर सकता है? तो दिन ब दिन जो है ना, इनके जो ट्वीट्स हैं वो कंफ्यूजिंग हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, और लोगों को परेशान कर रहे हैं। कब तक ये कर सकते हैं? और वो चाहता है कि मैं निकलूं इस दलदल से किसी तरीके के साथ। मगर ईरान को इस बात का समझ आ गई। ईरान को इस बात की एहसास हो गया कि वो तगड़े हैं और अमेरिका कमजोर है, इन नॉट इन अ मिलिट्री सेंस बट इन अ स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल सेंस। और अमेरिका के ऊपर ज्यादा दबाव है कि कोई ना कोई सेटलमेंट हो जल्दी से जल्दी। अच्छा, अब इसलिए आपने देखा कि ईरान वालों ने अपना हाथ रोक लिया, और इतनी जल्दबाजी में मूड में नहीं है वो। और वहां जो डिबेट ईरान के अंदर हो रही है वो यही हो रही है कि ठहर जाओ, थोड़ी देर और ठहर जाओ। वो समझते हैं कि टाइम जो है ना वो उनके साथ है, और टाइम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दो सख्त टाइम के प्रेशर्स हैं। एक प्रेशर तो ये है कि अगले हफ्ते 1 तारीख को, 1 मई को, ये जो 60 दिन की मोहलत मिली हुई है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो जंग कर ले कांग्रेस की इजाजत के बगैर, वो टाइम खत्म होने वाला है। उसको वापस कांग्रेस जाना पड़ेगा और बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, और पाबंदियां शायद लग जाए उसके ऊपर, और इसके बाद जंग करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, या इतना आसान नहीं रहेगा, लेट्स पुट इट लाइक दिस। और वो चाहता है कि उससे पहले पहले कोई मसला हल हो जाए, ताकि ये उसको कांग्रेस के पास जाना ना पड़े। ये तो 1 मई को, वो 60 दिन का जो मोहलत होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा। दूसरा ये है कि तेल की कमी तो नजर आ रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को तकलीफ हो रही है। और वो जो तकलीफ है सबसे ज्यादा अमेरिका के जो एलाइज हैं, एसासे हैं, जो जापान है, कोरिया है, एंड सो ऑन, उनको हो रही है। उन्हें नहीं फिक्र कि पाकिस्तान को हो रही है कि नहीं हो रही है, उन्हें तो फिक्र है कि हमारे दोस्त यार जो है उनके साथ क्या हो रहा है, और वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं उनको। तो इसलिए, और तीसरी चीज जाहिर यही है कि अमेरिका के अंदर गैस की कीमत बढ़ती जा रही है, बिकॉज 20% जब ऑयल सप्लाई रुक जाती है जो कि गल्फ से आती है, तो जाहिर है हर जगह पे तेल की कमी हो जाती है, और अमेरिका इतनी जल्दी अपना तेल आउटपुट बढ़ा भी नहीं सकता, अपने स्टॉक्स रिड्यूस करके अपनी मार्केट के अंदर तेल जरा दे भी नहीं सकता ताकि कीमतें कम रहे। तो वहां भी उसका फर्क पड़ रहा है। तो ये प्रेशर, दो सख्त प्रेशर था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अच्छा, अब ईरान ने सोचा है कि थोड़ा सा खींचा जाए, उसको लंबा किया जाए, और थोड़ा सा प्रेशर आने दें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, एकदम नहीं उठ के वो आ गए। डोनाल्ड ट्रंप कब से कह रहा है हम आने के लिए तैयार हैं, जेडी वैंस कब से जहाज खड़ा करके बैठा हुआ है, और ईरान की तरफ से कोई पेशकदमी नहीं हो रही। तो अब सिचुएशन ये है कि अभी पीट हेग्सेथ कह रहा है कि मसला क्या है, सिर्फ एक चीज करनी है ईरान ने और मसला हल हो जाएगा जी। और वो एक चीज है, न्यूक्लियर के ऊपर हमें एक अश्योरेंस दे दे, गारंटी दे दे कि वो बम नहीं बनाएगा। बात ये है कि ये तो जैसे कहते हैं ना, पूरा घूम फिर के सर्कल। पीट हेग्सेथ साहब, ये वो साहब हैं जो कहते थे सिविलाइजेशन को उड़ा देंगे, जिन्होंने कहा था हम तो रेजीम चेंज से कम बात ही नहीं करेंगे जी। जिन्होंने कहा था कि हमारे 4 मकासद हैं। सबसे पहले रेजीम चेंज, नंबर 1, नंबर 2 न्यूक्लियर इश्यू, नंबर 3 जो आपके हिजबुल्ला और हमास हैं उनका साथ छोड़ें, इनको खत्म करें, और नंबर 4 ये गल्फ, ये जो गल्फ के अंदर जो मसला बना हुआ है इसको खोले, फ्रीडम। तो वो चारों कहाँ गए? तो अब घूम फिट के तो वो ओबामा वाली गेम पे आ गए, जो कि 2015 में ओबामा ने की थी, JCPOA, जिसके तहत 3% से ऊपर इनरिचमेंट नहीं थी, और बड़ी सख्त किस्म की एटॉमिक एनर्जी कमीशन की पाबंदियां लगी हुई थी और इंस्पेक्शंस हो रहे। तो अब घूर मतलब बाकी सब चीजें कहाँ गई? अब वो सब कुछ अमेरिका ने ड्रॉप कर दिया। ये जो पीट हेग्सेथ है, सबसे ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग तो ये कर रहे थे जी। और ये आज कह रहे हैं कि मसला सिर्फ एक ही रह गया अब तो, कि आप हमें बस बता देंगे जी न्यूक्लियर के ऊपर आप कुछ नहीं करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप 4 मकासद लेके चले थे, चारों के चारों आपके पूरे नहीं हुए, ऊपर से आपने गल्फ जो खुला हुआ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो भी बंद करवा दिया। अब आप वो भी एक खोलने की बात हो रही है।
तो आपने तो सारा कुछ ही आपकी स्ट्रेटजी गलत निकली, सब कुछ। तो आई थिंक अब मेरा ख्याल है अमेरिका तैयार हो गया है हम्म। कि आ, वही JCPOA को अमेंड किया जाए और उसी किस्म की कोई एग्रीमेंट कर ली जाए, हम्म। और बाकी अल्लाह ला खैर सल्ला, बाकी जो मुल्क हैं उनके साथ मिलके, गल्फ के मुल्क के साथ मिलके, ओमान का कोई ये जो सारा गल्फ का मसला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ये तय कर लिया जाए टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गल्फ पीस। हम्म। और इसलिए मेरा ख्याल है ये आए हैं पाकिस्तान कंफर्म करने के लिए ये बात। और उसके बाद ये जो जाएंगे ओमान जाएंगे, मेरा ख्याल है अगर जी। ओमान जाएंगे तो हम्म। ओमान जाने का तो मकसद यही हो सकता है कि क्योंकि ओमान पहले राउंड के अंदर इनके साथ तावन किया था, जी। और उस लास्ट राउंड में न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर सारी बात हो गई थी, सेटलमेंट हो गई थी। हम्म। तो उसको रिवाइव करने के लिए अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो जो उस वक्त तय हुआ था वो तय अभी हो जाए, जो उस वक्त मुकमुका हुआ था। और हम्म। बाकी जो है, हम जो है ना वो अब जा रहे हैं ये करने के लिए ओमान। उसके बाद अगर वो रूस जाएंगे तो रूस इसलिए जाएंगे कि रूस से वो कहेंगे कि आप कोई हमें गारंटी लेके दें यूनाइटेड नेशंस की, कि अमेरिका फिर घास काटने नहीं आएगा, फिर अच्छा। हमें हमारे ऊपर जंग नहीं करेगा। हमें वो गारंटी जो है वो पाकिस्तान नहीं दे सकता, हम्म। अमेरिका की गारंटी हम लेने के लिए तैयार नहीं है। आप बीच में पड़े और आप डोनाल्ड ट्रंप से हमें वो गारंटी लेके दें। मेरा ये ख्याल है दिस इज वे द गेम इज नाउ रिवॉल्विंग। किस नुक्ते ने ईरान को इस स्ट्रेटजी चेंज पे मजबूर किया होगा सेठी साहब इस अरसे में? नहीं, ईरान ने तो कोई स्ट्रेटजी नहीं चेंज की। कौन सी मस्कत स्ट्रेटजी चेंज की? मस्कत जाने का फैसला और रशिया जाने का, हालांकि रशिया की इससे पहले भी इन्वॉल्वमेंट इस हद तक रही है कि जो इनका एनरिच यूरेनियम है उसकी ऑफर्स मौजूद हैं। डू यू थिंक कि रशिया के पास कोई और इसके हल हैं इस मसले के जिसके लिए वो विजिट करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे बताया ना, मस्कत तो इसीलिए जा रहे हैं ना क्योंकि लास्ट एग्रीमेंट न्यूक्लियर की उशर वो मस्कत में ही हुई थी जी। ना, वो इट वाज इन तो मस्कत वो की तो उसको सालसी में पक्का हुई करने, थी। हम्म। तो वही तो उसको वो पक्का करने जा रहे हैं कि ठीक है, उसकी जो एविडेंस है वो मस्कत वालों के पास है। तो वहां तो वो कहने जा रहे हैं लो जी वी वहीं घूम फिर के आ गए हैं, आर यू रेडी? तो आप कहेंगे कि ये तय हुआ था, तो इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। जब विटकॉफ और कुशनर गए थे वहां, जी। और आखिरी वक्त पे उठ के भाग गए थे वहां से, और उसके बाद फिर जंग शुरू कर दी थी। तो एक तो उनको पक्का करने गए हैं कि जी वही चीज होनी है जो आखिरी हुई थी, और आप विटनेस हैं कि उस हम्म। वक्त हमने क्या कंसीड किया था और इन्होंने क्या कंसीड किया। हम्म। उसके बाद मैंने अभी बताया ना, रूस जाएंगे वो अ, यही यही बात करने गारंटीज के लिए कि हमें क्या गारंटी मिलेगी कि नहीं। हम्म। एंड आई थिंक इसमें और कोई ये बात नहीं है कि जी न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो रूस दे दिया जाए वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं होगी। न्यूक्लियर मटेरियल जो भी है वो जो पहले तय हुआ था कि वो ईरान के अंदर ही रहेगा, वो ईरान के अंदर रहेगा और इंस्ट्रक्शंस के दायरे के अंदर आ जाएगा। तो ओके। आई थिंक रूस जाने का तो और कोई वजह मुझे नजर नहीं आती। और ऐसे में ना तो कोई अमेरिकी वफ्द फौरी तौर पर पाकिस्तान आता आपको दिखाई दे रहा है, और अगर उनका आज विजिट होगा पाकिस्तान से, वो शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान का इनपुट क्या होगा फॉर फर्दर टॉक्स विद अदर कंट्रीज? आई थिंक दिस इज व्हाट Arijit is going to say to पाकिस्तान, ये सारा प्लान है और हम इसीलिए ये करने आए हैं। अब आप इतला कर दें अमेरिका को कि आप पीछे नहीं हटना, क्योंकि आपने खुद कहा पीट हेक्सेट ने कि आप सिर्फ न्यूक्लियर इशू रह गए हैं। तो न्यूक्लियर इशू तो हमने उस वक्त सेटल कर लिया था, उसी चीज को अब हम करेंगे। इज दैट ओके? तो वो अगर है तो वो मैं मस्कत जा रहा हूँ, वहां से हम वो पूरा जो अग्रीमेंट थी वो मैंने निकाल के ले आएंगे, और वो तो दैट विल बी द बेसिस ऑफ द एंड ऑफ द वॉर। तो आई थिंक ये पाकिस्तान को इन लूप लेने आए हैं टू एक्सप्लेन टू यूनाइटेड स्टेट्स कि अब ईरान ने ये फैसला किया है। आपने एनालिसिस के शुरू में सेठी साहब कहा कि ईरान के अंदर भी एक डिबेट चल रही है कि अभी ठहर जाओ। क्या आप भी इसे उसी किस्म की डिबेट या इन फाइटिंग समझते हैं जिसकी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने इशारा किया कि अंदर रेडिकल्स भी हैं, मॉडरेट्स भी हैं? आप भी यही समझते हैं? देखिए, ये जो अंदर जो डिसएग्रीमेंट्स होती है ना इस किस्म की इतनी बड़ी फैसले के ऊपर, अमेरिका के अंदर भी है लड़ाई झगड़े, और ईरान के अंदर भी जरूर कुछ लोग होंगे और है जो कह रहे होंगे कि आप एतमाद ना करें अमेरिका के ऊपर, ये दगाबाजी करता है, 3 दफा इसने धोखा दिया है, 4थी दफा फिर धोखा देगा। और फिर कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, अब और मुश्किल हो गया उनके लिए धोखा देना, अब उनको लाइन उनकी पिट गई है, अब हमें एक मौका और देना चाहिए, मगर इस दफा मोहतात होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये डिसएग्रीमेंट्स चलती हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर
मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप जो है डिसएग्रीमेंट्स को बड़ा बढ़ा चढ़ा के भी कर रहा है, ताकि उसकी जो अंदर जो मसले बने हुए हैं उनके अंदर वो उसके ऊपर तवज्जो ना दी जाए, उसको अटेंशन फोकस ना किया जाए। वो अपनी जो नाइली है या नाकामी है उसको ऐसे शो करना चाह रहा है कि ईरान के अंदर प्रॉब्लम बनी हुई है, मेरा तो कोई प्रॉब्लम, हालांकि प्रॉब्लम सारा अमेरिका के अंदर है। तो अब आपने देखा पहले आर्मी चीफ की छुट्टी हुई, अब एक और नेवी के सेक्रेटरी की छुट्टी हो गई है, और इसी तरीके के साथ और भी बड़े बड़े सीनियर लोगों को छुट्टी करा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं और भी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त काफी फ्रस्ट्रेटेड है और कंफ्यूज है, एंड इट इज क्वाइट लाइकली कि और भी वहाँ मसले हों। और अमेरिका के अंदर तो आपको पता है जो डिबेट जो है वो ओपन है, वहां तो अब ओपनली कहा जा रहा है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी फेल हो गई है और दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने टाइम दिया है, वक्त दिया है इस सीज़ फायर के लिए, वो ओपन एंडेड है, कोई ज़्यादा वक्त नहीं मिला। और जैसे आपने निशानदेही की कि 1 मई तक वो 60 दिन का पीरियड चला सकते हैं, उसके बाद भी वो नागुज़ीर फौजी हालात के तहत 30 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें वजूहात देनी होंगी कांग्रेस को। तो सेठी साहब, यूनिफाइड प्रपोजल ईरान की तरफ से आना है, उसके लिए आप कितने दिन क्रूशल समझते हैं आने वाले? नहीं, अब ये देखो ना, ये तो मैं कोई नजूमी तो नहीं है कि कितने दिन, ये तो बड़ी ज्यादती तुसी मेरे ना करते पे हो। ऐसे ये पिछले हफ्ते की आपकी प्रेडिक्शन हर्फ ब हर्फ हमने अभी चलाई, जिसमें जो कुछ कहा आपने वैसे हो गया। नहीं, मैंने अब आपको बताया ना कि स्टेप बाय स्टेप चलता है काम। ये अब अगले हफ्ते जो है यू विल सी डेवलपमेंट्स। अब ये जो बताने आए हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब को और एफएम साहब को, वो आगे कन्वे करेंगे टू द अमेरिकन आपस में बैठ के सिचुएशन रूम में फिर डिस्कस करेंगे। फिर कोई इशारा आएगा, फिर उसके बाद जब तय हो जाएगा, अब देखिए ना, अब बात यह है कि ऐसी एग्रीमेंट नहीं होनी कि वहां आके बातें होंगी। अब बिहाइंड द सीन्स मोटी मोटी बात वो कहते हैं पहले तय हो जाए और विटनेसेस हो उसके लिए, और फिर उसके बाद आप आ जाए और हम विल साइन ऑन द डॉटेड लाइन। तो अब ये अगले हफ्ते एक्टिविटी होगी, मुलाकातें भी हो सकती है, मगर आप जिन्होंने कहते हैं ना काले ना पैना तुसी, जिस तरह पहले काले पै गए। आई थिंक सबके ऊपर ही प्रेशर है, तो दे विल ट्राई टू मूव फास्ट। आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेशर जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि मीडिया मिस रिपोर्ट कर रहा है, उनके पास इस मामले के लिए सबसे ज़्यादा वक्त है। तो अब जो ईरान ने रूट लिया, ट्रेजेक्ट्री ली, इसके ऊपर अमेरिका को कोई एतराज़ तो नहीं होगा बाकी लोगों को शरीक करने पे, क्योंकि उनके मुताबिक तो पाकिस्तान इकलौता सालिस है सारे मामले में। नहीं, अमेरिका तो ढूंढ रहा ना रास्ता, उन्हें अब ऑब्जेक्शन करने की क्या बात है। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप कहता जा रहा है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर दिया, हाँ, यही कह रहा ना जी। मगर हकीकत ये है कि बहुत से जहाज जिनको ईरान छोड़ रहा है वो निकल रहे हैं, ट्रैफिक जारी है वहां। मतलब है वो 10 जहाज दिन के निकल रहे हैं ऑन एवरेज। कोई 140 के करीब जहाज पिछले हफ्ते निकल चुके हैं वहां से, जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं। तो ये कौन से जहाज हैं जो निकल रहे हैं? ये वही हैं जिनको ईरान ओके कर रहा है, चुप करके वो निकल रहे हैं वहां से ऑन द लेन्स जो कि ईरान ने प्रोवाइड की हुई हैं, और ईरान को पैसे दे के निकल रहे हैं। तो मतलब है ये भी एक ड्रामा है कि ब्लॉकेड है। इतनी बड़ी ब्लॉकेड भी कोई नहीं है, मगर ये इसीलिए इट विल बी इजी इसके ऊपर सेटलमेंट करना। और सिचुएशन रूम में एक मीटिंग होगी, उसके बाद फैसले होंगे। सिचुएशन रूम से एक खबर आई थी न्यूक्लियर कोड्स एक्सेस करने की, जिसको रोक दिया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी उसकी नफी की है, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स का मकसद क्या है सेठी साहब? वो धमकी देना। देखे ना, ये सारी लीक की जाती है ऐसी खबरें धमकी देने के लिए। ये हो ही नहीं सकता कि डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ को कहा हो कि काट यार और न्यूक्लियर कोड्स एक दो बटन से दबाइए। ऐसी बात नहीं है। और उसने कहा हो कि नो सर, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो आइन को बस मुताबिक चलूंगा। वो भाई न्यूक्लियर कोड्स चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ के पास नहीं होती, वो प्रेसिडेंट के पास होती है। ये सब ड्रामा था। ये जो काला बैग ले लेके साथ फिरते हैं लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उनके पास वो न्यूक्लियर कोड्स, एंड ओनली द प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी। उसका काउंटर जो है, जब वो दबा देते हैं तो फिर एक दो फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ या न्यूक्लियर बटन वाले लोग बीच में आते हैं कि वो उनको भी दबानी पड़ती है। तो मतलब ये क्या बात हुई कि उनसे कहना कि जी ये सारी एक लीक की गई थी कहानी कि मैं न्यूक्लियर भी सोच सकता हूँ। जैसे जब उन्होंने कहा कि मैं सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो लोगों ने कहा ओ हो ये तो न्यूक्लियर इशू बन सकता है। तो इसलिए आई थिंक ये सब धमकी थी,
ठीक, और इसकी वजह भी क्या हो सकती है वो भी आपने बता दी। दूसरी तरफ आसमानों की जंग जो पानियों में शिफ्ट हो चुकी है, ब्लॉकेड की, आबनाए हॉर्मुज़ की आपने बात की, दूसरी तरफ से यूएस ब्लॉकेड भी जारी है, और एक कार्गो शिप ईरानियन फ्लैग्ड ताउस्का, उसको भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा कि कब्जे में ले लिया गया है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो शिप्स ईरान की तरफ से कब्जे में ली गई वो कैरोलिन लेविट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका की नहीं थी, तो कोई मसला नहीं है। सेठी साहब, मुज़ाकरात के रास्ते में तो सबसे बड़ी रुकावट ही एक तरफ ब्लॉकेड है और एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरानी कब्जा है। मुज़ाकरात से पहले ये ख़त्म होंगे या मुज़ाकरात के बाद ये ख़त्म होंगे, ब्लॉकेड और नाकाबंदी? मुज़ाकरात अनाउंसमेंट से पहले तय हो जाएगा क्या क्या होना है। बिफोर द दोनों साइड्स मिलने से पहले कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी, और उनमें से ये भी उस किस्म की चीज़ है जो तय हो जाएगी कि जब मिलेंगे तो हम ये क्या फैसला करेंगे। एक ये फैसला करेंगे कि वो जो अग्रीमेंट होने जा रही थी जिनीवा में अंडर द एजेस ऑफ ओमान, वो जो है उसको अब अग्री किया जाए। इसके ऊपर कोई थोड़ी बहुत लेन देन होगी बिहाइंड द सीन्स, और इसीलिए ओमान को इंक्लूड किया गया उसमें। नंबर एक। नंबर दो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ये होगा कि दोनों साइड्स अपना ब्लॉकेड लिफ्ट कर लेंगी और सीज फायर हो जाएगी, और उसके बाद ईरान के साथ ओमान और गल्फ के जो लोग हैं, किंगडम्स हैं, वो बैठ के तय करेंगे कि क्या टोल ईरान ने लेना है और क्या नहीं लेना। ये मानना पड़ेगी ये बात, और इसलिए वो मानेंगे कि अमेरिका ये कहेगा कि नुकसान तो इन लोगों का हो रहा था, हमारा तो हो नहीं रहा था। अगर ये ईरान के साथ बैठ के कुछ तय करते हैं तो हम कौन होते हैं उसके अंदर ना करने का। और नंबर एक। नंबर दो ये कि अच्छा है अगर ईरान को कुछ मिल जाता है तो हमने जो ईरान के जो पैसे देने हैं, जो तबाही हुई है वहां, फिर हमें नहीं देने पड़ेंगे। तो अगर कुछ देता है तो देने दे, हमारा क्या जाता है, हमारे तो पैसे बच जाएंगे। इस किस्म की वो जवाब देंगे फिर। तो आई थिंक ईरान को टोल भी मिल जाएगा, शायद उतना ना मिले जितना वो समझ रहे हैं, जो मांग रहे हैं कम मिले। और नंबर एक। नंबर दो, ये तय हो जाएगा कि ये जो पूरा गल्फ है इसकी जो निगरानी है, राइट है ओनरशिप, वो इज बिटवीन ओमान एंड ईरान। और क्योंकि वो अभी तक तो IRG वाले जो कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि जमीन से इतने मील दूर तक का इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक 15 मील है कि वो 15 मील दूर तक जो पानी है और जो पैसेज है वो उस मुल्क की होती है जिसके किनारे वो पानी होता है। तो इस तरफ ईरान की 15 मील की और इस तरफ कतर की, बिकॉज दे आर द टू कस्टोडियंस ऑफ दैट। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये तो जॉइंट ओनरशिप है हमारी, ये इंटरनेशनल वाटरवे नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट IRGC ने ये पॉइंट आउट किया है कि ये इंटरनेशनल वाटरवे नहीं है, ये हमारा है, हम दोनों का, हम फैसला करेंगे इसके साथ क्या होना है और क्या नहीं होना। तो इसलिए आई थिंक दिस इज अ लीगल पॉइंट दैट दे हैव रेज्ड। ये बड़ी अहम है ये पॉइंट, एंड आई थिंक अमेरिका को ये कह ही नहीं सकता कि इंटरनेशनल वाटरवे है इसलिए हम उसको खुलाने जा रहे हैं। अमेरिका का कोई हक नहीं बनता उस वाटरवे की। ये कोई इंडियन ओशन नहीं है या अरेबियन सी नहीं है जो इंटरनेशनल वाटर्स है। ये वाटर्स बिलोंग टू, और द टेरिटरी ऑफ दीज वाटर्स बिलोंग्स टू ईरान एंड कतर जी। तो आई थिंक इस किस्म की चीजें अब तय हो जाएंगी। और पीट हेग्सेट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज की, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि आबनाए हॉर्मुज़ से हमारा क्या लेना देना, उससे हमारा मसला नहीं है, ये मसला जिनका है उनको डील करना चाहिए। उन्होंने इनडायरेक्टली नेटो को भी तनकीद का निशाना बनाया अपनी प्रेस ब्रीफिंग में। और वो बात आपकी बिल्कुल ठीक, जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हुई तो ईरान की जानिब से ये क्लियर किया गया था कि बैनुल-अक़वामी पानियों के कानून का इतलाक़ आबनाए हॉर्मुज़ पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर नहीं होता। सेठ साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ये इशारा करते हैं कि कुछ दिन पहले उनसे कुछ लोगों ने राब्ता करके कहा कि ईरान स्ट्रेट को फौरी तौर पर खोलना चाहता है, लेकिन हमने ये सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम ईरान के साथ डील नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है ये तो बार्गेनिंग चिप के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल में इस वक्त ब्लॉकेट से अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या उधर ईरान को वही होल्ड हासिल है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज करने के बाद ईरान को बर्तरी हासिल हुई थी इस जंग में? देखिए, अमेरिका ने एक आज़ाद वाटरवे था, इतनी गंदी पॉलिसीज की कि ईरान ने उसको पकड़ लिया जी। अब अमेरिका सिर्फ इतना चाहता कि ईरान वो जगह छोड़ दे। मतलब है कि एक चीज थी नहीं, फिर गलतियां की, किसी और ने पकड़ ली, अब सिर्फ इतना है कि यार छोड़ दो। तो अब मेरा ख्याल है इसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना।
और कीमत वही है जिसका इशारा मैंने अभी किया है कि इसकी जो सॉवरेंटी है आगे इट बिलोंग टू 2 कंट्रीज, नॉट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक। और इसमें जो पैसे में बनेंगे ईरान के, वो विल गो वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान, जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया है अमेरिका ने और इसराइल ने, उसकी तरफ जाएंगे। और फिर ईरान जो है वो मांगेगा कि आप सैंक्शंस रिलीफ भी करें। और और वो जो है वो स्टेप बाय स्टेप होगी, एकदम नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी एज पार्ट ऑफ दिस डील। ओके। और जहां आपने स्पीड ब्रेकर्स की बात की थी, एक स्पीड ब्रेकर में तो हमने देखा कि हौसला अफजा किस्म की पेशकदमी हुई, वो इसराइल और लेबनान का मामला था। उसमें 3 हफ्ते का सीज फायर हो गया, बातचीत उनकी हो गई और प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि इस साल वहाँ पीस आ जाएगा। ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है और इस तनाज़े पर इसके क्या असरात होंगे? ये इसीलिए की गई है ना, ताकि ये जो नेगोशिएशंस हैं जिसके अंदर इनकी एक कंडीशन थी अमेरिकनों की और ईरान की कि ये हमारे जो लोग हैं इनके ऊपर बमबारी बंद करें और इनके ऊपर अटैक्स बंद करें, तो ये तो इनकी कंडीशन थी। उन्होंने वो पहले ही उन्होंने कहा जी वो भी बात हो जाएगी, चलो 3 हफ्ते तो चुप करके बह जाने ना, ऐस मसले तो हल करिए ना। तो ये मैंने कहा आपसे कि ये बहुत से इश्यूज हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजॉल्व होंगे, ये रातों रात नहीं होंगे। पहली स्टेज इन नेगोशिएशंस की ये होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, अच्छा। अमेरिका की जहाज चले जाएंगे और सीज फायर, इनडेफिनेट सीज फायर अनाउंस हो जाएगी और जो चलेगी। और न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर जो है ना वो ना कोई सेटलमेंट होगी। ये हो सकता है ये सेटलमेंट के अंदर कोई 2-3 महीने लग जाए, 2-3 महीने लग जाए, हो सकता है। अच्छा। फिर ये जरूरी नहीं है कि सारी मुलाकातें जो है वो पाकिस्तान में होगी, वो और भी जगह पे हो सकती है, जिनीवा में हो सकती है, वगैरह वगैरह। मगर इसके ऊपर बारीकियां जो है ना, ईरान वाले पहले दिन 70 लोग साथ लेके आए थे। जी। उनका ख्याल था कि अभी बैठ के ये सारा कुछ हम अपनी न्यूक्लियर टीम भी लाए थे कर लेंगे, मगर नहीं, ये लोग, इनका इरादे नहीं थे अमेरिका के। इन्होंने हर किस्म का हसबा इस्तेमाल करके कोशिश की है कि ईरान को कमजोर किया जाए और अपना बात मनवाई जाए, मगर नहीं हुआ। तो अब अगले 7 दिन के अंदर अंदर 7-8 दिन के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाह रहा है कि कोई मसला जो है ना वो ये वॉर जो उसने डिक्लेयर की हुई ये खत्म हो जाए, ताकि उसे कांग्रेस के पास जाना ना पड़े और सीज फायर जो है वो पक्की हो जाए, और ताकि नेगोशिएशंस चलती रहेंगी। आफ्टर ऑल जब ओबामा ने नेगोशिएशंस की थी ईरान के साथ तो कोई उसके जंग के दौरान तो नहीं की थी ना। देयर वाज अ कांस्टेंट पीस प्रोसेस जिसके अंदर ये सेटलमेंट हुई थी। तो ये वही सेटलमेंट होगी इस दफा, थोड़ा सा शायद डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए कि जी मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की और वो पुरानी तो बड़ी बुरी एग्रीमेंट थी, उससे बेहतर एग्रीमेंट करवाई है। ये वो चाहेगा कि ये कंसेंसस हो जाए, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर ईरान ने भी जिनीवा में ये बात मान ली थी। जी, जो उसमें सामने प्रोग्रेस आई थी और ओमान के वज़ीर ख़ारिजा ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने यही बात की थी कि हौसला अफजा किस्म की प्रोग्रेस थी और अब तो सिर्फ सिग्नेचर्स होना बाकी थे कि अमेरिका ने ये कर दिया। सिट साहब, ऐसे में चाइना के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप से क्वेश्चन किया गया कि अगर वेपन सप्लाई कर रहा है ईरान को, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इसमें कोई अर्थ शेकिंग किस्म की बात नहीं है, हम भी यही करते रहे। यानी चाइना पे सवाल को उन्होंने इस तरह से डाउन प्ले कर दिया। बट द क्वेश्चन इज़ कि उनका विजिट है मई में अभी जो मुलतवी हुआ था, और एट द सेम टाइम चाइना के सफ़ीर हमारे वज़ीर आज़म से भी मुलाकात कर रहे हैं और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी आज या कल में 4 या 5 दिन का दौरा चाइना का करने जा रहे हैं। ये किस ज़िम्न में होगा? चाइना का इसमें क्या स्टेक है सारी सिचुएशन में? नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब का चाइना जाना का तल्लुक इस सारी चीज के साथ नहीं है। अच्छा। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि 2 उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एक तो 1 मई से पहले पहले ये वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि उन्हें कांग्रेस के पास ना जाना पड़े। दूसरा ये कि 15 तारीख तक उन्होंने चाइना जाना है जी, और 15 मई को। उससे पहले पहले वो चाहते हैं कि ये मामला तय हो जाए, ये ना हो कि चाइना कैंसिल कर दे ट्रिप इनकी, बिकॉज ये मसले हल नहीं हो रहे। कल को अगर चाइना की किसी जहाज को अमेरिका रोकने की कोशिश करता है गल्फ में तो क्या होगा? तो अगर चाइना ने स्नब किया कि जी हमने कैंसिल कर दिया, वी डोंट वांट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट चाइना, तो फिर क्या होगा? वो कहते हैं ना बिस्त हो जाएगी। तो इसलिए आई थिंक ही इज वेरी केयरफुल कि वो उसको समझ आ गई है कि मेरी लाइन पिट गई है यहाँ। अब ये है कि अपना नुकसान कम से कम करके निकला जाए और जल्दी से फोकस कहीं और किया जाए ताकि लोग इसको भूल जाए। और मैं ये कह सकूं मैंने न्यूक्लियर डील करवा ली है और उधर मैं जल्दी से जाके चाइना के साथ जो दूसरी बातें हैं, जो मेजर ग्लोबल इश्यूज हैं, स्पेशली रिगार्डिंग ट्रेड विद चाइना एंड अमेरिका, उनको जाके सॉल्व करूं, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए।
तो आई थिंक दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू कि 15 तारीख से पहले पहले ये सारा लपेट लपूट के सेट कर ले, ताकि चाइना की ट्रिप ना खराब हो जाए और कांग्रेस के पास ना जाना पड़े। ठीक, ये तो चाइना के ज़ुल्म में प्रेसिडेंट ट्रंप के इरादे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जहां अमेरिकी सफ़ीर जो इंडिया में है वो अमेरिका के साथ उनके मामलात बेहतर करवाने में मसरूफ़ है, तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप एक इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद शोर मच जाता है और भारत में भारत सरकार के ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ एक महाज खोल कर नहीं बैठे, दीगर महाज के बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर यानी मई के महीने के बाद से ऐसे लगता है जैसे इंडिया के सितारे बदस्तूर गर्दिश में हैं। अगरचे वहाँ नए अमेरिकी सफ़ीर की तैनाती के बाद उनके ट्वीट्स की मद में हमें ये दिखाई दिया कि अच्छा होने जा रहा है, मामलात सुधर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ना कोई ऐसा बयान ज़रूर दे देते हैं जिसके बाद फिर पेचीदगी पैदा हो जाती है। और अब जो ताज़ा बयान है उसमें उन्होंने सिर्फ भारत को निशाना नहीं बनाया, उसमें चाइना को भी रखा, लेकिन सबसे ज़्यादा हाहाकार जो मची वो भारत में मची। सेठी साहब, सीधा हेल होली कह दिया, जहन्नुम कदा ही कह दिया कि वहाँ से लोग ले आते हैं यहाँ पर अपना पूरा का पूरा ख़ानदान एक बच्चा पैदा करने के बाद। ये शहरियत के हक़ के ज़िम्न में था सारा मामला, लेकिन क्या जाहिर करता है हेल होल कहना, सोच क्या है? मैं इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देता। उसकी वजह यह है कि इस किस्म की ज़ुबान वो इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने इससे भी बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की है जी। देखिए, बड़ी जो हकीकत ये है कि इंडिया और चाइना से जो ज़्यादातर जो लोग अमेरिका जाते हैं वो लेबर क्लास इतनी नहीं है जितनी कि वो प्रोफेशनल क्लास है, और वो बहुत अहम रोल वहाँ अदा करते हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसलिए उनको तो अनलाइक अदर कंट्रीज, अफ्रीका से जो लोग आते हैं जो असाइलम लेते हैं या इवन बहुत से लोग जो पाकिस्तान से जाते हैं, दे आर ऑफ अ लोअर लेवल। टैक्सी ड्राइवर्स हैं ज़्यादातर, लेबर क्लास। तो इसलिए आई थिंक ठीक है, हमारे डॉक्टर्स तो जाते हैं, बट आई थिंक ज्यादातर जो इंडिया और चाइना से साइंटिस्ट्स और आईटी के लोग और हाई क्वालिटी प्रोफेशनल जाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि सबसे बड़ी जो मल्टीनेशनल्स हैं वहाँ, अमेरिकन कंपनीज, उनके अंदर बहुत से चाइनीज और इंडियन जो है सीईओ वगैरह। तो ये उसने ऐसे ही कह दिया है, उसको गुस्सा बढ़ा है इंडिया में, इसलिए उसको जब भी मौका मिलता है तो वो लताड़ देता है। चाइना पे तो है ही है, वो तो है ही मसला है उनका चाइनीज के साथ, तो मगर इंडिया के साथ तो ये हाल ही में बहुत गुस्सा है। जब से नोबेल प्राइज तो ये कहते रह गए इंडिया को कि तुम भी कह दो, तो इन्होंने इंडिया वालों ने नहीं कहा और वो अभी तक भुगत रहे हैं। तो जब भी मौका मिलता है वो ना 4 जहाज को पहले 6 बना दिया, फिर 6 को 7, फिर 8, फिर 9, वो 11 तक पहुंच गया। वो सोच समझ के वो इंसल्ट कर रहा है, और उसे ये बात का पता है कि नरेंद्र मोदी ने जो है ना, ही इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर, तो इसलिए वो नाराज है। देखिए ना, वो तो जो स्टामर के ऊपर भी, यूके के प्राइम मिनिस्टर को भी नाराज है, उसने फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी बहुत सी बातें सुना दी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी वो स्पेन के पीछे पड़ा हुआ है, तो ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो इटली के पीछे भी पड़ गया, हालांकि मेलोनी जो थी वो काफी सपोर्टिव थी, मगर अब भी उन्होंने भी अपने पब्लिक ओपिनियन का देखना है। तो इंडिया के अंदर बड़ी तकलीफ है। मैं देख रहा था कि इंडियन एंकर्स जो हैं वो फॉरेन एक्सपर्ट्स को जब लाते हैं तो बाकी बातों में आके पाकिस्तान वाली बात कर देते हैं कि आप क्या समझते हैं, ये जो पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है ये तो कामयाब नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, ये है वो है, लगे रहते हैं। तो आई थिंक एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुस्सा है, फिर पाकिस्तान का नया रोल जो है, जो अहमियत मिल रही है, इस किस्म का गुस्सा है, और ये पहली दफा ये नरेंद्र मोदी के ऊपर ये तनकीद आ रही है, ये फ्रॉम विद इन दी सपोर्टर्स ऑफ नरेंद्र मोदी। बाकी तो खैर है ही है। तो सेठी साहब, ऐसा भी क्या हो गया कि चुप साधे हुए हैं नरेंद्र मोदी? चुप का रोजा कब तोड़ेंगे? वो किसी भी मामले के ऊपर लब कुशाई नहीं करते। क्या कहेंगे आप, बोलो। आप देखिए, सीज फायर की जब बात हुई कि मैंने इतने सीज फायर करवाए हैं और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग मैंने रुकवाई, उसके ऊपर उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, किसी भी किस्म का कोई नपातुला बयान भी नहीं आया। इवन कि ये जो हेल होल वाली बात है, इस पर भी तर्जुमान फॉरेन मिनिस्ट्री ने पहले कहा कि हम इसको यहाँ तक तबसरे को रखते हैं, फिर इतनी तनकीद आई कि उनको कहना पड़ा कि ये लाइल्मी पर मबनी है, नामुनासिब है, गैर मौजू है। इस हद तक तनकीद, इतनी सी भी बात नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलना अब नायाब हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई भी इतनी सी बात भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं, अगर की तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का कोई पता नहीं आपको,
कि वो क्या करेगा आगे से। वो ये सारी बात ट्रांजैक्शनल और पर्सनल हो चुकी है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बातें कर जाता है, लोग जिसे कहते हैं ना कौड़ा कोट करके चुप कर जाते हैं हाँ। कि यार ये थोड़ा सा पागल है, कुछ हमने बात कर दी तो और ही ना कुछ कर दे, तो ये लेने के देने ना पड़ जाए। इसलिए आई थिंक यही अच्छी पॉलिसी है, चुप करके बैठो, ज्यादा प्रोवोक ना करो उसको। वो आगे इतना गुस्से में है, ज्यादा आपने प्रोवोक किया, आप देख लीजिए ना यूरोपियंस का क्या हाल है, लंबे पड़े हैं। नहीं, कीयर स्टार्मर ने फिर भी बात की कि उनको अवाम के मफाद अजीज़ हैं। फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी उनके अल्फाज पर खफगी का इजहार किया। फिर हम स्पेन का स्टैंड भी देख रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी को अभी आपने याद किया कि उन्होंने भी नपे तुले लफ्ज़ों में ये बता दिया कि उन्हें अपने अवाम का मफाद अजीज़ है। नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से या उनकी ज़ुबान से ऐसा एक जुमला भी अभी तक नहीं देखा गया। हाँ देखिए ना, अब क्या आप चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी कहे नहीं आपने जंग नहीं बंद की है तो हमने खुद की है। ये कह सकता है कोई भी? वो ऑलरेडी वो जो ट्रेड डील है आयशा, जी। वो अभी तक पूरी नहीं तय हुई। हाँ डोनाल्ड ट्रंप लेके बैठा हुआ है, 50% पे लेके बैठा हुआ है। जी। आप सोचिए, तो अब आप और प्रवोक करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को? तुम्हारी एडवाइस ली तो नरेंद्र मोदी जो रह गया भी फारग हो जाएगा, तो मैं दाना डाल रही हूँ बीच में। हाँ, लेकिन खित्ते के चैंपियन होने का, चौधरी होने के दावेदार कम से कम नरेंद्र मोदी से हम ये एक्सपेक्ट तो करते हैं कि वो अपने लोगों की गैरत के मामले पर, इज्जत के मामले पर थोड़ी बहुत तो लबकुशाई करेंगे कि वहाँ बैठे जो इंडियन निजात हैं वो कुछ हौसला महसूस कर सकें। सर्गियो गौर की तरफ से काफ़ी कोशिश की जा रही है ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के माइंड में कुछ और है। सेठ साहब, जैसे यूरोप की बात हुई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ कनेक्टेड है यूरोप, और यूरोप के बारे में ही आज पीट हेग्सेट ने कहा कि सबसे ज़्यादा तो यूरोप के मफादात उसके साथ जुड़े हैं। उस पर जो 44 मुल्क लंदन में बैठ रहे हैं कोई सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, उसका कोई नतीजा किसी हद तक निकल सकता है? मेरा ख्याल है ये जो सारी फाइनल सेटलमेंट होगी ना ऑन द स्ट्रेट, कि टोल्स लेने हैं नहीं लेने हैं, क्या होना है, क्या पाबंदियां लगनी है, क्या कंडीशंस होनी है, वो यूरोपियंस को पता था कि ये बात यहाँ आएगी। इसीलिए उन्होंने सोचा हम इकट्ठे होकर अपना एक मौका बना लें। अच्छा। वो मौका को पेश किया जाएगा टू ईरान एंड टू दी गल्फ कंट्रीज, ताकि जब ये डिस्कशंस होंगी ऑन द फाइन पॉइंट्स, वो फाइन पॉइंट्स के अंदर यूरोप अपना नुक्ता भी, यूनाइटेड नुक्ता पेश करेगा। तो इट्स गुड, अच्छी बात करें। ठीक, तो उसकी देखिए तैयारी डोंट फॉरगेट ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात नहीं है। अच्छा। बहुत सा तेल आता है बाबुल मंदब से भी, उधर से सुएज कैनाल और बाबुल मंदब, और वहां भी तो धमकी है ना। ये आप दो एक स्टेट की बात नहीं रही, ये दो की बन गई है, तो यूरोप को तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है ना जो उधर से आता है। सो आई थिंक यूरोप ने भी सोचा कि हम भी कोई अपना बैठ के कुछ तय कर ले कि भी क्या हमें मंजूर है और क्या नहीं, क्या मनवा सकते हैं क्या नहीं मनवा सकते, कम से कम हम प्लेयर तो बने। हम जंग तो नहीं करना चाहते, पहले दिन से हमने कहा था हमने जंग नहीं करनी, मगर अब जो आगे जो होने जा रहा है उसके अंदर हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, हमारे भी मफाद है, नुकसान है, तो वी विल ऑल्सो बी एबल टू प्रेजेंट ए यूनाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपस में बैठ के ये तय कर रहे होंगे। वहां भी कुछ लोग होंगे नहीं लड़ना है, कोई कहेगा नहीं लड़ो, कोई कहेगा नहीं ये ना दें ये दे दें, आपस में वहां भी यही चीज चल रही होगी। जंग के तनाजुर में हर कोई अपना अपना फार्मूला इस वक्त बनाने में मसरूफ है, और जंगबंदी कितनी दूर है सेठी साहब के एनालिसिस से आपने जाना। पानी और तेल का मामला है दुनिया को दरपेश, लेकिन पाकिस्तान में है सूरज की रोशनी का भी मसला। उस पर हुकूमत क्या कर रही है, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान के मामलात की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा तारीख को याद कर लेते हैं। एक साल पीछे जाते हैं। पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ। सेठी साहब, उसको 1 साल हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद पॉज हो गया जब पाकिस्तान ने जवाब दिया। तो सेठ साहब, अब ये ऑपरेशन सिंदूर का जो पॉज है वो इटरनल पॉज है या सकूत के आलम में है, अभी सख्ते के आलम में है इंडिया, या इससे आगे बढ़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है ये पॉज जो है ना ये फुल स्टॉप ही है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये कौमा शामा नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि इस वक्त इंडिया का जो स्टॉक है ना, पहली बात तो ये है कि इंडिया की बात किसी ने मानी नहीं थी। इंडिया ने बड़ी भागदौड़ की दुनिया के कैपिटल्स के अंदर कि पाकिस्तान को सजा दी जाए, हमने जो कुछ किया ठीक किया है, ये पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म हुई, किसी ने बात नहीं मानी। सबको समझ आ गई कि ये फॉल्स फ्लैग था और इंडिया ड्रामा कर रहा है, पहली बात। इसीलिए कोई हमदर्दी नहीं मिली। अब तकलीफ इसी बात की थी बिकॉज अपनी आवाम को नरेंद्र मोदी ने समझा, कन्विंस कर लिया था कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। जी। अब इंडिया के अंदर भी लोग कहते हैं हाँ, और वो एक जैसे कहते हैं ना परफंक्टरी, एक रूटीन के तौर पे ये बात छिड़ती है, अदरवाइज आगे नहीं बात चलती। उनको भी पता चल गया कि ये बयानिया चलता नहीं है और नहीं चलेगा और नहीं चला।
अब अगर ये बयानिया जब जब ये हुआ था, आयरन वाज हॉट, स्त्री गर्म गर्म थी, तो उस वक्त ये नहीं चला, तो अब अगर कुछ फिर इंडिया कुछ करता है तो क्या आपका ख्याल है चलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो पाकिस्तान के हक में इतना एक सेंटिमेंट है ग्लोबली कि इंडिया वुड बी वेरी फूलिश कि अगर इस स्टेज पे उसने कुछ करने की कोशिश की और फिर कोई फॉल्स फ्लैग करके और हमला करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि सारी हमदर्दी इस वक्त पाकिस्तान के साथ है, और ये एक तासुर होगा कि इंडिया जो है गंद डाल रहा है। इस वक्त तो हम सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिस बिटवीन अमेरिका एंड ईरान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जिसके अंदर इंडिया का कोई रोल ही नहीं था। और इनफैक्ट इंडिया तो इसराइल के पास जाके 2 दिन पहले जफिया डाल रहा था नरेंद्र मोदी, मदरलैंड फादरलैंड, मदरलैंड फादरलैंड कर रहे थे, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ चुप है। तो हुण जाके कितने करनगे? तो अगर ये करते हैं तो ये तो इनके गले पड़ जाएगी, लोग तो इनको गालियां देंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी लो जी अगेन यू प्लेइंग द स्पॉइलर। और इसका इशारा इसीलिए मैंने अभी हवाला दिया कि जब ये एंकर्स जो हैं मोर लॉयल देन द किंग बनते हैं और ये जाके और फॉरेनर्स को पूछते हैं कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, इन तक एक्सपेक्टेशन ही होती है, उम्मीद होती है कि वो भी तनकीद करेंगे पाकिस्तान की, मगर वो क्या तनकीद क्या, वो तो पाकिस्तान की तारीफ कर देते हैं जी। तो फिर ये सॉरी 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 करके भाग जाते हैं। तो अब ये है कि इनको पता तो चल गया है कि ये बात बयानिया चलता नहीं है, टेररिज्म और ये वो सारा कुछ। अब सो आई थिंक कोई इम्कान नहीं है कि इंडिया कोई ऐसी फॉल्स फ्लैग करके और फिर कोई चढ़ाई करने की कोशिश करे पाकिस्तान के ऊपर। बहुत नुकसान हो जाएगा ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी। तो इसलिए अभी बेहतर यही है, वो जो पॉलिसी इख्तियार की है नरेंद्र मोदी ने, चुप करके बैठो, और वो चुप करके बैठो तो इज अ बेटर पॉलिसी। इस वक्त छेड़ना इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट। सो इंडिया टुडे को भी आपने ऐसा ही एक इंटरव्यू दिया था जिसके बाद आपने खामोशी करा दी थी। सो इंडिया टुडे और टुमारो इसी हाल में रहेगा, आपके एनालिसिस से हम ये समझ रहे हैं। सेठी साहब, आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं जहां मीम्स इस नौयत के बन रहे हैं कि अब बस हवा के मामले पे टैक्स लगाना बाकी है, क्योंकि वो सोलर पॉलिसी, वो मुतबादल तवानाई के ज़रिए जो पाकिस्तान को अडॉप्ट करने चाहिए जैसे दुनिया अडॉप्ट कर रही है, और पहले भी आप इसके बारे में कंसर्न शो कर चुके हैं। इसमें अब जो फ्री सोलर सेटअप है नेपरा ने वो एंड कर दिया है और इसके साथ फीस लगा दी है पॉलिसी शिफ्ट करते हुए, बड़ी 1000 रुपीज़ पर KW। ये किस नौयत की पॉलिसी तरतीब दी जा रही है और इसका मुस्तकबिल क्या है? देखिए, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, ये हमेशा एंटी अवाम सोचते हैं। अच्छा, इनके ऊपर टारगेट है इस वक्त के जी रेवेन्यू बढ़ानी है, रेवेन्यू बढ़ानी है। तो जब भी कोई मौका मिलता है ना कोई पॉलिसी चेंज करने का या कोई चीज ऐड करने का, तो वो सोचते हैं ये लगा देते हैं। ये नहीं सोचते कि इसका नुकसान फायदा क्या है, वो सिर्फ ये देखते हैं 4 पैसे हो रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि ये सोलर के ऊपर तो पहले से ही बहुत सी कंफ्यूजन चल रही है। गवर्नमेंट के अंदर वो लोग हैं जो कहते हैं कि सोलर पॉलिसी चेंज करके आप सोलर को इनकरेज मत करें। अच्छा। दूसरे लोग हैं हम जैसे जो कहते हैं कि आगे जो दिन आ रहे हैं, डेकेड्स आ रही है, उसके अंदर अब रिन्यूएबल्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा। आप ये डिपेंडेंसी ऑन ऑयल कम करें, और सोलर इज द बेस्ट वे टू गो। चाइना के अंदर आप देख लें, रिन्यूएबल्स की तरफ तवज्जो है, जोर है, और तेल को रिड्यूस किया जा रहा है। तो अब हमारे यहाँ भी ये इशू चल रहा है, और इनको अभी तक समझ नहीं आ रही है। किसी दिन ये कहते हैं कि जी सोलर जो है इज द फ्यूचर, किसी दिन कहते हैं कि नहीं सोलर को रोक दो, किसी दिन ड्यूटी लगा देते हैं, किसी दिन ड्यूटी कम कर देते हैं, किसी दिन नेट मीटरिंग की रेट कम कर देते हैं, किसी दिन बढ़ा देते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, और मुझे इस अफसोस इसलिए भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कि मैं समझता हूँ उनके सेंटिमेंट जो है वो आवाम के साथ है। वो नहीं चाहते कि ये चीजें करें, मगर जो इदारे हैं इनके सिविलियन इदारे, वो इस किस्म का प्रेशर डालते हैं ब्यूरोक्रेट्स इनके ऊपर, और कि ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर ये गलतियां करते हैं, फिर सॉरी करके वापस करते हैं। अभी आपने देखा कि अवैस लगानी साहब के ऊपर कितनी तनकीद हो रही है, जाती तनकीद भी शुरू हो गई है उनके ऊपर कि आप क्या किस किस्म की पॉलिसीज आप कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ये जो भी लोड शेडिंग हो रही है। तो ये एंटी अवाम पॉलिसीज हैं। अच्छा। ये प्रो ब्यूरोक्रेसी और एंटी अवाम पॉलिसीज हैं। और अभी तक मसला सबसे बड़ा ये है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोची जाए जिसके साथ हमारे आज के प्रॉब्लम और कल के प्रॉब्लम्स इकट्ठे मिलकर तय किए जाए। ये आज का सोचते हैं और उसके अंदर आवाम को भूल जाते हैं, बिकॉज इन ब्यूरोक्रेट्स को तो ये पैसे देने नहीं पड़ते ना, उनके पास तो फ्री मिलती है उनको एट सम लेवल ऑफ द अदर, और इनके पास तो इतनी पर्क्स है, तनख्वाहें तो इनकी कुछ नहीं है, मगर जो पर्क्स है वो 4-5 गुना ज्यादा है फ्रॉम देयर सैलरी। सो दिस इज द ट्रेजेडी। आई थिंक
प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि थोड़ी बहुत ये मसले को खुद समझें और समझ के कोई ऐसे एडवाइजर्स लेके आए जो उनको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सही तरीके से समझाएं और इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पीछे धकेलें। क्योंकि अवाम इस वक्त कन्फ्यूजन की हालत में है कि वाकई गवर्नमेंट का इरादा क्या है सोलर एनर्जी से मुतालिक, और अभी नेपरा ने तरदीद की है कि जो अवाम में गर्दिश कर रही हैं मालूमात इस सारी पॉलिसी के बारे में वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उनकी एक्सप्लेनेशन भी इस दिन में सामने आई है, लेकिन बहरहाल इस तरह की खबरों के बाद अवाम ज़रूर कन्फ्यूज़ड हैं कि क्या करें और क्या ना करें। दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से हम देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है तो बिल्स भी ज़्यादा आएंगे, और ख़बर ये है कि महंगी LNG ख़रीदने के लिए टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। सेठी साहब, ये क्या असरार डालेगा बिजली बिल्स के ऊपर, बिजली की प्रोडक्शन के ऊपर? अब देखिए ना, इनके पास LNG थी जो कि शायद खाकान अब्बासी के ज़माने में खरीदी गई थी, जो कि मिलनी थी इनको। इन्होंने जाके IPPs के मसले की वजह से उसको जाके कैंसिल कर दिया, अब फिर जा रहे हैं खरीदने के लिए। मतलब अब ये गवर्नमेंट को कितना अरसा हो गया है, 22 के 4 साल हो गए, और हर 6 महीने के बाद पॉलिसीज, इस किस्म की क्रिटिकल पॉलिसीज को कभी इधर ले जाते हैं कभी उधर ले जाते हैं। तो आई एम सॉरी टू से कि दिस इज नॉट गुड। इनको याद हो, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको खत्म करें, तब्दील करें, वहां कोई सियासतदान लेके आए, नहीं तो फिर कोई ऐसे एक्सपर्ट्स से सुने, उनकी बात भी सुने जो कि इन ब्यूरोक्रेट्स को चैलेंज करें। बहुत से प्रपोजल्स मैंने देखे हैं हाउ टू रिजॉल्व सम ऑफ दीज इश्यूज, मगर कोई डिस्कशन ही नहीं है विद इन गवर्नमेंट ऑन सम ऑफ दीज इश्यूज। अब ये एक तरफ हमारे साथ ड्रामा करते हैं, और जी गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, वो तो नेपरा कर रहा है। और तो नेपरा कौन है यार? नेपरा कौन है? नेपरा तुसी लोग लगाए ने, नेपरा है, नेपरा है। ये क्या बात हुई? नेपरा है, नेपरा आजाद है जी, और कोई आजाद नहीं है, नेपरा आजाद है। और ये गवर्नमेंट मिफ्ता इस्माइल साहब से इनपुट ले ले जो इस मामले पर वीडियोस बना रहे हैं, या गौहर एजाज साहब जो साबिक वफाकी वजीर रहे हैं, उन्हीं से इस मामले के ऊपर राय ले ली जाए। जो मुखालिफाना आवाज़ें हैं उनको तनकीद समझा जाता है, बजाय ये कि वो कोई तामीरी हिस्सा डाल रहे हैं आपके साथ बातचीत में। लेकिन वही सेठी साहब एक प्रोग्राम में आपने एनालिसिस देते हुए कहा था कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ के ये नताइज हैं, पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर बने तो इस नौइयत के मसाइल हमें देखने ना पड़े। हमारे आज के शो में हमने कुछ सवाल भी शामिल करने थे, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। जाहिर है सवाल और भी बहुत से उठेंगे, हालात आगे की जानिब गामजन हैं, मगर आपने एक पैगाम भी तो देना ना जी। हाँ, जो वो सवाल भेजते हैं असल में जो सवाल आते हैं वो उसमें आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उनको प्रिसाइज रखें, सवाल को एक नुक्ते पर मरकूज रखें, वन लाइनर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 जुमलों पर मबनी आपका सवाल होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आपके सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप पूरा एक एनालिसिस उसको बिल्ड करके उसके बाद अपना सवाल दागते हैं। आप मुख्तसर सवाल भेजें सेठी साहब के लिए, सेठी साहब उसके ऊपर अपना एनालिसिस देंगे। हम समझते हैं कि आप सेठी साहब के फ़ैन हैं और आप पर सेठी साहब के असरात हैं, लेकिन जिस वक्त आप सवाल रिकॉर्ड कर रहे हो उस वक्त आप अपने आप को सेठी साहब का व्यूअर ही समझें। सेठी साहब का जो फ़ैन मोमेंट है उसको आप थोड़ी देर के लिए पीछे रखें। नंबर पर सवाल भेजें जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है। थैंक यू। थैंक यू।